नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप अभी शायद इस वक्त मेरा चेहरा देख रहे होंगे, हालांकि मुझको दिखाना जूता चाहिए था। आपको जूता दिखाने की कोई नीयत नहीं है। देश में मुद्दा ही जूता है। अभी ऐसा कभी आपको याद पड़ता है कि हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के मारे कोई? थोड़ा मीडिया लिहाज करके लिख रहा है कि उनकी तरफ फेंका गया जूते जैसा कुछ फेंका गया, कुछ सफ़ेद सामान फेंका गया। फेंका जूता गया था। पुलिस ने जूता जब्त करके फेंकने वाले को वापस भी कर दिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो नहीं चाहते इसको कोई मुद्दा बनाना, हमको सहन करने की आदत डालना चाहिए। दलित समुदाय से आते हैं चीफ जस्टिस BR गवई। चीफ जस्टिस जो हैं महाराष्ट्र के दलित समुदाय से आते हैं। इस समुदाय का बर्दाश्त वैसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं? जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में चली आ रही है, उसमें जाति व्यवस्था जो है, उसका ढांचा जो पिरामिड रहता है, उसके सबसे नीचे रहते हैं ये। जो जाति का जो पुरुष रहता है, उसके पैर का जो हिस्सा है, उसके पैर के नीचे रहते हैं दलित। तो उधर से आए हुए हैं चीफ जस्टिस, इसलिए उनका बर्दाश्त थोड़ा अच्छा है। कोई सिर, छाती, बाँह या पेट वाले हिस्से से आया हुआ चीफ जस्टिस रहता, हो सकता है कि इतना बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन दलित समुदाय से आने की वजह से BR गवई चीफ जस्टिस जो हैं, उनका बर्दाश्त खासा दिख रहा है। उन्होंने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। जिस बुजुर्ग और स्वघोषित सनातनी वकील ने अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कहते हुए चीफ जस्टिस पर जूता फेंक मारा, उसको उन्होंने छुड़वा दिया है। दिल्ली पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हो सकता था, आप कल्पना कीजिए। वो कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने सनातन धर्म के बारे में और भगवानों के बारे में और विष्णु की प्रतिमा के बारे में चीफ जस्टिस ने ये कहा था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत आने वाली एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा को लेके उनके सामने एक जनहित याचिका दायर की गई। तो उन्होंने उसमें कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाला मामला है, इसमें अदालत कुछ नहीं कर सकता। प्रचार के लिए ऐसी याचिका दायर मत करो। आप इतने ही बड़े आस्थावान हो तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर लो। तो उन्होंने ये बात बहुत ही सामान्य लहजे में कही थी। मैंने पूरा एक एक शब्द उनका सुना है। उसमें किसी धर्म का कोई अपमान नहीं था। और चीफ जस्टिस हैं देश के, तो उनके सामने सभी धर्मों से जुड़े हुए मामले आते हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते कि मैं दलित हूं तो हिंदू देवताओं के, भगवानों के, देवियों के मामले में कैसे सुनूंगा, तो ब्राह्मण जजों को दे दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्या एक दलित चीफ जस्टिस एक साधारण सी बात भी नहीं कह सकता कि तुम आस्थावान हो भाई, तो तुम जाके अपने भगवान से प्रार्थना कर लो? इसमें कोई अपमान की बात नहीं थी। चीफ जस्टिस ने बाद में खुलासा भी कर दिया कि उनकी कोई अपमान की भावना नहीं थी। उस बात को लेकर अब एक सनातनी, अपने आप को कहने वाला एक बुजुर्ग वकील 71 साल का, जाके जूता फेंक रहा है हिंदुस्तान के दलित चीफ जस्टिस पर और कह रहा है उसको दैवी प्रेरणा मिली थी और उसको सपने में ये कहा गया कि मेरा ऐसा अपमान हुआ है, तू चैन से सो कैसे सकता है, तो जेल जाने में खुशी होगी, यह कहते हुए वकील ने जूता फेंका। किस पे फेंका गया है जूता? देश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जूता जो है भारत के संविधान पे फेंका गया है। मैं नहीं जानता दलित पे जूता फेंकना, संविधान पे जूता फेंकना है कि नहीं। या कल ही रायबरेली में, कल या परसों की घटना है, कल की खबर है, रायबरेली में एक दलित को घेर लिया लोगों ने। उनको शक था कि ये चोर है। दलित था, गरीब था,
उसको पीट पीट कर मार डाला। मैं उसकी पिटाई के हिंसक वीडियो देख रहा था, देखते नहीं बन रहा है, मारने वाले ही वीडियो बना रहे हैं। आजकल ये बड़ी अच्छी बात है कि मारने वाले वीडियो बना के अपना सबूत छोड़ के जाते हैं। मारना बहुत बुरी बात है, लेकिन सबूत छोड़ के जाना समाज के लिए अच्छी बात है। पुलिस को अदालत में मुकदमा साबित करने में, अगर पुलिस चाहे तो, अगर पुलिस तटस्थ और ईमानदार हो तो उसको मुकदमा साबित करने में, आरोप साबित करने में अधिक दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मारने वाले लोग ही आपसी वीडियो बनाकर जाते हैं। जगह जगह हिंसा करने वाले अपने वीडियो बना रहे हैं खुद के। अब जिस दलित को रायबरेली में पीट पीट कर मारा गया, मुझको लगता है जो मारने वाले लोग थे वो जाहिर तौर पर गैर दलित लोग थे, क्योंकि ये कमज़ोर सा एक इंसान था। उसको 10, 20, 25 लोगों की, 50 लोगों की भीड़ पीट रही है, मार रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस वहाँ पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी में बैठे बैठे देखा भीड़ ने एक कमज़ोर व्यक्ति को घेर के रखा है, कहा रे उसको जाने दो, और चली गई पुलिस वहाँ से उसकी भीड़ के हवाले छोड़ के। ये तो हरी झंडी थी, जैसा प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नेता लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, ऐसा हरी झंडी थी पुलिस की तरफ से इन लोगों का कि जो करना है करो। उन्होंने वही किया, भीड़ हत्या कर डाली उस गरीब दलित की। मैं तो सोच रहा हूँ, और कुछ अगर नहीं भी लिहाज करना था, कम से कम उस दलित के नाम का तो लिहाज कर लेते। उसका नाम क्या था पता है आपको? माँ बाप दलित थे, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम हरिओम रख दिया। उनको ये पता नहीं था कि हरि वाले, गांधी के हरिजन का विरोध करते हैं दलित। हम कहाँ से हरि के हो गए जन? जिस हरि के मंदिर में हमको घुसने नहीं मिलता, तुम उसका जन बतलाते हो हमको। गांधी का खूब विरोध किया दलितों ने। मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में 15 दिन पैदल चला। 240 मील जो गांधी दांडी में चले थे, उस यात्रा का हम लोग वहाँ पर एक दोहराव कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे उसको। वहाँ पर कैलिफोर्निया में अमेरिका के रोज़ 28-29 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो वहाँ दलित जो हैं, दलित संगठन हमारा विरोध करते हुए चलते थे, क्योंकि हमारे आयोजक गांधी का झंडा लेके चलते थे, गांधी के नाम के बैनर लेके चलते थे। पूरा 15 दिन दलित लोग विरोध करते हुए चले उसका। दलितों का बड़ा विरोध है गांधी से कि इस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने हम लोगों को हरिजन कहकर हमारा दर्जा और घटा दिया कि हम हरि के जन हैं। क्यों हैं हम हरि के जन? जहां हमको पाँव में जगह मिली है, मंदिर में घुसने नहीं मिलता है। और मैं बताऊं आपको, मैं जब रिपोर्टिंग करता था और फोटोग्राफी करता था, ये बात शायद 80 के दशक के बीच की है। छत्तीसगढ़ में पांडातराई नाम की एक जगह थी। वहाँ कांग्रेस के एक बहुत ही गांधीवादी, सीधे सरल सांसद थे, केयूर भूषण। वो पांडातराई के एक मंदिर में दलितों को घुसने नहीं मिलता था। मुंगेली के पास शायद कहीं पड़ता है पांडातराई। तो वहाँ पर हरिजनों का मंदिर प्रवेश करवाने केयूर भूषण गए थे। मंदिर के लोगों ने उनका इतना विरोध किया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और एक आदमी की मौत हो गई थी। ये छत्तीसगढ़ की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 84-85 के आसपास की बात है। मैं गया था मोटरसाइकिल से वहाँ फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग करने के लिए पांडातराई। ये गांधी के गुजरने के बहुत समय की बात है। गांधी को तो निपटा दिया गया था 1948 में। ये बात है 48 का ठीक उल्टा, 84 की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। तो जिनको हरिजन कहते हैं उनको अपने आप को हरि का जन कहलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इस आदमी का नाम जो है हरिओम था, और हरि के बाद और ज़्यादा ओम भी था इसके नाम के साथ। लिहाज नहीं किया मारने वालों ने, लात घूंसे से पीट पीट कर मार डाला इसको। लात घूंसे से पीट पीट कर इसको मार डाला वहाँ पे रायबरेली में। रायबरेली आप जानते हैं, जैसा कि नेहरू गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी लंबे समय तक रही, वहाँ पे एक दलित को पीट पीट कर मार डाला गया। नाम हरिओम था उसका।
मारने वाले जितने लोग थे गैर दलित लोग थे। लेकिन एक दूसरी दिलचस्प बात आपको बतला रहा हूं कि जिस वकील ने, सनातनी वकील ने 71 साल के दैवीय प्रेरणा से चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जिसने, और गर्व है जिसको अपने जूता फेंकने पे, उस वकील का भी क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए आपको लगता है? प्रधानमंत्री ने भी निंदा की है चीफ जस्टिस पे ऐसे हमले की, फ़ोन पे बात की है चीफ जस्टिस से और ट्विटर पे भी लिखा है। तो क्या होना चाहिए था उसका, बताइए। मैं प्रधानमंत्री को बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति मानता हूं भारत में, उनकी लोकप्रियता ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। क्या होना चाहिए था जूता फेंक कर मारने वाले का? नोएडा में टीवी चैनलों में उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको याद है ना? गांधी की तस्वीर पे गोली, पिस्तौल से गोली चलाने वाली महिलाएं जो हैं, 2-3 भगवा वगवा पहने हुए, कुछ सनातनी टाइप के वर्दी में है, मुझको नहीं मालूम वो सनातनी है कि नहीं। उन लोगों का कितना सम्मान होता है चारों तरफ। अभी यूपी में पता लगा है कि ऐसी ही एक महिला जो गांधी पे गोली चला के अपने आप को लेडी गोडसे कहलाती थी यूपी में, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। एक दूसरे हिंदू का कत्ल करवा दिया उसने रुपए पैसे के लिए, फरार है, उसके ऊपर जुर्म दर्ज हो गया है, फरार है वो। उसका पति शायद गिरफ्तार हो गया है, सुपारी दे के उसने मर्डर करवाया है एक दूसरे हिंदू का, अपने बिजनेस पार्टनर का, और लेडी गोडसे कहलाती थी। लेकिन अभी गांधी तो बचे नहीं हैं, तो अब उसके भीतर का जो गोडसे है वो क्या काम आएगा? तो उसने अपने ही पार्टनर को गोली मरवा दी सुपारी देकर, लेडी गोडसे ने। अब ये जो है सीजेआई, एक दलित मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने वाले के इंटरव्यू चल रहे हैं टीवी चैनलों पे। आज गोडसे आ जाए तो मैं आपको कह सकता हूं कि टीवी चैनल वाले जो हैं टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, उसके एक मुंह में 8-10 माइक घुस जाएंगे अगर गोडसे जिंदा होके आ जाए तो। एक और घटना आपको बतलाता हूं। मैंने दरअसल इन्हीं 3 घटनाओं को लेके एक एडिटोरियल लिखा है, लेकिन अभी उसके बाद की कुछ जानकारी आपको बता रहा हूं। तीसरी घटना है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड की, जहां पर एक नाबालिग मुस्लिम लड़के से गांव के मगरलोड के कस्बे के कुछ दूसरे हिंदू लड़कों का झगड़ा था। आपस में तनातनी हुई, कुछ मारपीट हुई। अकेला था मुस्लिम लड़का, नाबालिग 17 साल का अकेला था। वो भागते भागते गया, अपने घर में घुस गया। घर में घुस गया तो ये भीड़ उसके घर पहुंची और वहां पर खूब नारेबाजी उसको बाहर निकालने की, मारेंगे उसको, गाली गलौज। इस लड़के की जो बहनें थी उनके साथ बदसलूकी, अश्लील हरकत, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में लिखाया गया है। मैंने वहाँ के पुलिस अफसरों से बात भी की है मगरलोड के। उन्होंने मुझको कहा कि हम इसको थोड़ा मामले को अभी मीडिया को दबाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हिंदू मुस्लिम मामला है। तो मैंने कहा कौन है, मार खाने वाला हिंदू है कि मारने वाले हिंदू हैं, कौन है? उन्होंने कहा नहीं, जो मार खा के अपने घर जाके दहशत में जिसने खुदकुशी कर ली है वो मुस्लिम नाबालिग लड़का है, उसकी बहनों के साथ अश्लील हरकत भी हुई है। अच्छा, और मारने वाले कौन है? तो वो सब हिंदू लड़के हैं। ऐसा तो अभी तक चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मर गया है चूंकि एक मुस्लिम नाबालिग लड़का। जैसे उधर एक दलित को मार दिया गया, हरिओम को रायबरेली में, इधर दलित चीफ जस्टिस को जूता मार दिया गया। देश भर में चल रहा है ये। जो मगरलोड में जैसे मुस्लिम लड़के को पीटा गया, मारा गया और उसके घर तक दौड़ाया गया, घर वालों ने उसको बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया, भीड़ लगी रही, पुलिस पहुंच गई वहाँ पे, थानेदार पुलिस दूसरी पहुंच गई वहाँ पे मगरलोड में, छत्तीसगढ़ के। उसके बाद वो मुस्लिम लड़के ने दहशत में और अपनी बहनों का अपमान देखकर जो भी सोचकर खुदकुशी कर ली कमरे में। 17 साल का लड़का था। क्या कहा जाए इस भीड़ को?
मैंने बात की वहाँ पुलिस से तो पता लगा ये कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, हिंदू लड़के हैं। फिर पुलिस ने मुझको कहा कि आप हिंदू संगठन वगैरह मत लिखिए इसको। कैसे न लिखूं मैं, कैसे न कहूं, जब देश में हिंसा इसी आधार पर चल रही है कि ईसाई है उसकी प्रार्थना सभा में घुस के इतवार की सवेरे कहीं न कहीं पे मारो। अभी भीम आर्मी ईसाइयों की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए लाठी लेकर सामने आई है तो भीम आर्मी को मुजरिम करार दिया जा रहा है। अगर एक अल्पसंख्यक समुदाय पिट रहा है तो भीम आर्मी उसको बचाने के लिए लाठी लेकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस नहीं बचा रही है पिटने वाले अल्पसंख्यक को, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जो लोग हमला कर रहे हैं घर में उसमें से कोई गिरफ्तार नहीं हो रहे। उनकी रिपोर्ट पे प्रार्थना अपने घर में करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं धर्मांतरण के आरोप में। तो भीम आर्मी जाके लाठी लेके खड़ी है घर की छत पे, बाहर खड़ी है वहां पे। जब सरकार की पुलिस कानून को लागू नहीं कर पा रही है, जब गुंडे मवाली कानून अपने हाथ में लेकर अपनी मर्जी से इंसाफ कर रहे हैं सड़कों पे, उधर रायबरेली में देखा ना आपने, इधर देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में। चीफ जस्टिस रहम दिल हैं, उन्होंने उसको माफ करवा दिया, उसका जूता भी दे दो वापिस कहा, उसको मिल गया जूता वकील को। नंगे पैर या एक जूता पहन के घर नहीं जाना पड़ा, नुकसान जरा भी नहीं हुआ वकील साहब का। बुजुर्ग थे, सनातनी हिंदू थे, दैवीय प्रेरणा से उन्होंने हमला किया था ये। लेकिन सवाल ये है कि चीफ जस्टिस तो अपने अपमान को, अपने ऊपर हुए जूतम पैजार को, अपने ऊपर हुए जूते के हमले पे माफ कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो आदिवासी तबके हैं देश के, जो कई तबकों के निशाने पर हैं, वो किसको माफ करें? ये हरिओम जो मर गया है इसका परिवार किसको माफ करे? ये लोग भी माफ कर दें सबको। वो अब्दुल या लतीफ या क्या नाम था मगरलोड में 17 साल के मुस्लिम बच्चे का, उसका परिवार भी माफ कर दे सबको। चीफ जस्टिस साहब जो हैं इंसाफ की देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उनको सब मालूम है। अभी किसी दूसरे देश गए थे तो वहाँ बोल के आए हैं, इधर हिंदुस्तान में बुलडोजर से इंसाफ नहीं होता है। ऐसा पता नहीं, मुझको लगता है कि पिछले कुछ महीनों के अखबार उन्होंने सीजेआई ने नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ बोल के आए कि इधर बुलडोजर का इंसाफ वगैरह नहीं होता है। ऐसा दूसरे देश में इज्जत भी रखनी पड़ती है अपने देश की। मैं एक बात सोचता हूं, क्या सीजेआई को हक है? क्या सीजेआई को यह हक है कि सनातन धर्म का नाम लेके एक दलित जज के ऊपर इस तरह का हमला करना? क्या उनको इसको माफ करने का हक है? क्या इस हमले को, इस सांप्रदायिक नफरत को, इस धर्मांधता को माफ करने का उनको हक है? गरीब लोग क्या माफ करेंगे? आपके पास तो क्या XYZ कुछ होगा, कोई सुरक्षा होगी सीजेआई के पास? जूता उता चल गया, अब हो सकता है कि बहुत सारी पुलिस सुरक्षा तैनात रहे वहां पे, जूता उता अब उतारने का मौका न मिले किसी को। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या देश के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी माफी देने का कोई हक होना चाहिए? ये आपके ऊपर जूता नहीं फेंका है, चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर जूता फेंका है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता फेंका है, और जैसा कि कई लोग कह रहे हैं देश के संविधान के ऊपर जूता फेंका है, दलित समाज पे जूता फेंका है। और जैसा कि हमको दिख रहा है, वकील साहब ने खुद ही कहा है, जिन्होंने हमला किया है उन्होंने खुद ही कहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कहते हुए निकले हैं बाहर वो, जब पुलिस पकड़ के निकली है। तो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उनके, आपके आसपास कोई होगा तो देखिएगा। जितना दिल्ली में जो हिंदी के चैनल हैं, अंग्रेजी के भी हो सकते हैं, मैं क्यों अकेले हिंदी को बदनाम करूं, वहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं इनके बहुत सारे। अभी ये नया एक सनातनी हीरो मिल गया है टीवी चैनलों को, इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। आपको ध्यान है ना, एक समय वो कोई प्रज्ञा ठाकुर थी जो गांधी को गालियां देती थी, गोडसे की स्तुति करती थी, उसके भी खूब इंटरव्यू चलते थे। फिर कोई एक
साध्वी ऋतंबरा थी, उसके भी खूब इंटरव्यू चलते थे। फिर अभी कोई एक महामंडलेश्वर कुछ कहते हैं, एक महिला जो गिरफ्तार अभी होनी है, फरार है जो महामंडलेश्वर। मैं ज़्यादा धर्म वरम को जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कोई एक अखाड़े की महामंडलेश्वर है और उसने सुपारी दे के कत्ल करवाया है उसका। महामंडलेश्वर जी के पति जी गिरफ्तार भी हो गए हैं उसको लेकर। तो क्या कौन कौन किसको माफ़ कर दे, कौन कौन से किस जुर्म को कौन कौन माफ़ कर दे? क्या माफ़ी का कोई हक होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो जूता फेंका गया उसको गवई एक व्यक्ति के हैसियत से माफ़ कर सकते हैं? क्या ऐसी माफ़ी और उसके बाद के जो इंटरव्यू चल रहे हैं जो टीवी चैनलों पर, क्या ये ग्लोरिफिकेशन, क्या उसका महिमा मंडित करना, क्या इससे देश में ये और नहीं बढ़ेगा? हर किसी को तो हिफाजत हासिल नहीं है। आपके बंगले पे तो कोई पत्थर नहीं चलाएगा गवई साहब, लेकिन अगर गरीब के बंगले पे पत्थर चलाएंगे, घेर लेंगे, सड़क पे उसको पीट के मार डालेंगे तो क्या होगा? ये माफ़ी का सिलसिला जाएगा कहाँ तक? क्या आपको सच में हक है कि आपके अदालत में ऐसा हुआ है इसलिए आप उसको माफ़ कर दें? देश के माहौल का कुछ अंदाज है आपको? क्या माहौल चल रहा है? किन लोगों की जिंदगियां खतरे में है? कोई सा भी गोश्त लेके कोई जा रहा है तो उसको पीट पीट कर मारते पहले हैं, फिर 20 दिन बाद पता लगता है कि वो बीफ लेके नहीं जा रहा है। कोई ट्रक में भैंसों को लेके जा रहा है तो पहले मारते पहले हैं, 3 लोगों को मार डाले छत्तीसगढ़ में। फिर बाद में पता लग रहा है कि वो तो इजाजत लेकर भैंस लेकर जा रहा था, गाय थी ही नहीं उसके ट्रक में। तो आप किसको किसको माफ़ करेंगे? आप क्या पूरे देश को माफ़ कर देंगे? आपकी माफ़ी के बाद तो अब तमाम मुजरिमों के, सांप्रदायिक मुजरिमों के, धर्मांध मुजरिमों के हौसले जो हैं आसमान पे पहुंच जाएंगे। बहुसंख्यक तबके का अपने आप को प्रतिनिधि कहने वाले लोगों के हौसले आसमान पे पहुंच जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी तबका हिंसक है। उस तबके के कुछ लोग हिंसक हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा निराश हूं चीफ जस्टिस ने जिस तरह से माफ़ कर दिया है। कई लोग उनके बड़प्पन और दरिया दिली की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी रहम दिली और शांति की भावना की तारीफ की है। मैं नहीं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जो फेंका गया है जूता, क्या उस कुर्सी पे आज बैठे हुए व्यक्ति को माफ़ करने का हक है? क्या इससे सचमुच देश में एक सामाजिक इंसाफ होने जा रहा है? पता नहीं है मुझको क्या हो रहा है। ये सब 3 घटनाएं हैं, इन्हीं के ऊपर मैंने आज एडिटोरियल भी लिखा है। उसके बाद की कई जानकारियां और थी तो एडिटोरियल ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। सोच के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ जायज़ मुद्दे उठा रहा हूँ तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिखिएगा। बहुत नफरत की बातें मत लिखिएगा। हवा में जहर वैसे भी बहुत है, कुछ अच्छी बातें लिखिएगा। फिर मिलेंगे। इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू आपको नहीं छोड़ेगा। तंबाकू उसके साथ साथ कैंसर कुछ कदम पीछे आता ही है घेरते हुए। छत्तीसगढ़ में जितने कैंसर मरीज हैं उसमें 24% मुंह के कैंसर के हैं और वो तकरीबन सारे ही तंबाकू से उपजे हुए कैंसर के हैं। छोड़ दीजिए। बहुत बुरा हाल होता है। मैं यहाँ बोलता हूँ तो मुझको तकलीफ़ होती है। मेरे कुछ परिचित लोग हैं, मुंह के कैंसर के शिकार हैं, तंबाकू के कैंसर के शिकार हैं। तंबाकू को छोड़िए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।